नमस्कार। देश प्रदेश में पब्लिक इंडिया को फॉलो करने वालों का स्वागत है। मैं सतीश झा बॉस्टन से। आज जर्मनी में एक नया तिरंगा फहराया जाने वाला है। 2 महीने बाद, चुनाव के 2 महीने बाद नई सरकार बनने वाली है। उम्मीद थी क्रिसमस के पहले बनेगी। इसे लोग कह रहे हैं तिरंगी सरकार है। इसे कहती हैं ट्रैफिक लाइट सरकार। उसमें लाल भी है, हरा भी है, पीला भी है। इसमें समाजवादी भी हैं, ग्रीन पार्टी भी है, और वो लोग हैं जो कि बिजनेस के साथ चलने वाले फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी। मजे की बात यह है कि जो अंगेला मर्केल की सरकार में जो वित्त मंत्री थे, उनकी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी कोalition के साथ, वो अब नए चांसलर बनेंगे। तो एक तरह से कंटिन्यूटी तो जारी है कि पुराना वित्त मंत्री अब चांसलर बनेगा, जो हमारे प्रधानमंत्री के समकक्ष होता है। लेकिन जो पार्टी का रंग बदल गया, पहले पार्टी का रंग सिर्फ एक था, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी, और उसमें थोड़ा सा लालपन भी था। लेकिन अब वो ट्रैफिक लाइट की तरह लाल, हरा, पीला, या उसे तिरंगा कह लीजिए, नया तिरंगा। तो ये तिरंगे बहुत हैं। अपना तिरंगा, हमारा तिरंगा है, ये उनका तिरंगा है। लेकिन इसको बनाने में 2 महीने लगे। एक लोकतंत्र में चुनाव के बाद 2 महीने लगते हैं सरकार बनाने में। यूरोप के लिए नई बात नहीं है। हॉलैंड में, इटली में और जर्मनी में, तमाम और नॉर्वे में, स्वीडन में, हर जगह देखें जहां लोकतंत्र परिपक्व सा है, जहां घटक कई हैं, वहां एक सरकार बहुमत के बनाने में कुछ समय लगता है। इससे यह भी लगता है कि लोकतंत्र का कोई ऐसा मॉडल नहीं है जो पूरी तरह स्थापित हो चुका हो, जिससे हम माने कि ये मॉडल है। उसके सारे मॉडल ऐसे हैं जो इवॉल्व हो रहे हैं। जर्मनी के एक बड़े नामी प्रोफेसर ने कहा, ये एवोल्यूशन है, ये रेवोल्यूशन नहीं है। अब यूरोप में रेवोल्यूशन नहीं होते। परिपक्व देशों में, सब सभ्यताओं में रेवोल्यूशन कब होते हैं? रेवोल्यूशन वहां होते हैं जहां जरूरत है बहुत बड़े बदलाव की। तो ये है आप यूरोपियन जो डेमोक्रेसी है, इसके ऊपर एक और नजर डाल लें। उससे एक पुरानी डेमोक्रेसी, उससे डेमोक्रेसी कही कि एक तरह की है इंग्लैंड वाली, जिससे हमारा थोड़ा करीबी रिश्ता रहा है। वह अभी भी राजा रानी का हिसाब चल रहा है, लेकिन वो सिर्फ एक सिंबॉलिक रोल में है। वो एक चिन्ह है, एक सभ्यता का, एक व्यवस्था का, एक कंटिन्यूटी का, मान लीजिए। लेकिन सारे चुनाव काफी वहाँ एक फेडरल स्ट्रक्चर में इस तरह से होते हैं, उसको हम यूनिटरी स्ट्रक्चर कहते हैं। इस तरह से कि जो केंद्रीय सरकार है उसके पास बहुत ताकत होती है। उसकी ताकत पार्लियामेंट से भी ऊपर है, सबसे ऊपर है, और काफी केंद्रित सत्ता की जो सूत्र हैं या धागे हैं या उन्हें बागडोर कहिए, उनके हाथ पे रहती है। बाकी सभी इंस्टीट्यूशंस उसको बैलेंस करते रहते हैं। ये हुआ आपका जो मेजॉरिटेरियन यूनिटरी मॉडल इंग्लैंड का रहा है। यूरोप में तरह तरह के मॉडल आए हैं, उसमें से ज़्यादातर फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। और यूरोपियन यूनियन के बनने के बाद ये तमाम देश सोचते हैं कैसे यूरोपियन यूनियन अपने आप में ज़्यादा लोकतांत्रिक बने। लोकतांत्रिक क्या है? उसमें एक आकांक्षा होती है कि हर आखिरी नागरिक का दर्द वो व्यवस्था इस तरह महसूस करे कि जैसे दर्द हो वैसे ही महसूस किया जाए। जैसे आपको फोड़ा होता है शरीर में, आप फौरन महसूस करते हैं, कितना भी छोटा फोड़ा मालूम पड़ता है। कहीं भी कोई किस तरह की मुश्किल हो शरीर में, आप मालूम पड़ जाती है, सिस्टम मालूम पड़ती है। जब तक एक व्यवस्था इस तरह आखिरी नागरिक से जुड़ी न हो, उसे लोकतंत्र कहेंगे क्या ना कहेंगे, सोचने की बात है। लोकतंत्र में अगर मैं नागरिक की तरह अपनी आवाज नहीं रख सकता, मुझे आवाज रखने के लिए सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी चाहिए या बड़ा नेता चाहिए कि संपर्क चाहिए, उस तरह से चाहिए, तो वो ऐसा लोकतंत्र नहीं है जिसमें गरीब आदमी की आवाज सुनी जाए। उनको हम पूरे नागरिक का दर्जा नहीं दे पाते। अब अगर आप देखिए, सबसे पुरानी जो डेमोक्रेसी है आज की तारीख में, क्योंकि यूरोप की डेमोक्रेसी मान लीजिए 70-75 साल ज्यादा पुरानी है, इंग्लैंड में थोड़ा ज्यादा समय से है, और इन सब में बड़े बड़े काम भी हुए हैं। इंग्लैंड में आपने देखा कि उन्होंने राजा को भी फांसी लगा दी। आपने पिछले 200 साल में देखा फ्रांस में कितने लोगों को मारा गया डेमोक्रेसी के नाम पे। लेकिन अब ये सब बातें नहीं होती, क्योंकि वहाँ चीजें इवॉल्व हुई हैं सभ्यता के नाम पे, इंस्टीट्यूशंस के नाम पे,
संस्थाओं को मजबूत करने के नाम पे, वो ऐसी बातें अब नहीं होती पिछले 75 साल से, विश्व युद्ध के बाद से। मान लीजिए उसको आप 85 साल कर लीजिए या 75-77 साल हुए। अमेरिका का जो रिकॉर्ड है थोड़ा ज्यादा लंबा है, इसको 250 साल के आसपास का है। इस पे भी तमाम तरह के प्रयोग हुए हैं, लेकिन कुछ चीजें इसको सबसे अलग करती हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में उनका जो चयन होता है, उसको सर्टिफाई करने की बात होती है, वो हो जाती है समय में, जनवरी के पहले हफ्ते तक, दूसरे तक हो जाती है। उसकी एक तारीख तय है, हर चुनाव की तारीख तय है, हर चीज की डेडलाइंस बनी हुई है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है, इस समय ही होना है, उसमें आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। यूरोप में भी कुछ एक हद तक ऐसा ही है, क्योंकि अगर आप डेडलाइंस नहीं रखेंगे, वो तारीखें पहले से तय नहीं होंगी, तो उनमें गड़बड़ करने की संभावना ज्यादा होती है। जो परिपक्व समाज है, परिपक्व लोकतंत्र है, वहां इस तरह की इंस्टीट्यूशंस बन चुकी हैं। जो नहीं है वहां नहीं है। तो अगर आप देखें कि जर्मनी के जो अभी 2 महीने पहले चुनाव हुए थे, उसमें 50% बहुमत लाने के लिए 3 पार्टियों के साथ आना पड़ा। और 3 पार्टियां जरूरी नहीं कि अपने आप एक दूसरे के साथ बहुत करीब हैं, लेकिन उसमें जब तीनों ने सुलह की, तो उसमें जो पद भी तय हो गए कि किसको कौन सा पद मिलेगा। तो जो चांसलर बनेंगे वो समाजवादी हैं, जो वित्त मंत्री और विदेश मंत्री बनेंगे वो ग्रीन पार्टी के हैं, और जो फ्रीडम पार्टी, जो कहते हैं कि हम बिजनेस ओरिएंटेड पार्टी हैं, उनको उनको शायद विदेश मिलेगा, जो भी मिलेगा। चार मंत्रालय जो मुख्य हैं, विदेश, वित्त, चांसलर का दफ्तर और पर्यावरण की बात। और सबसे बड़ी बात यह है, इसमें फैसला हुआ है कि 2030 तक 80% जो ऊर्जा है जर्मनी की, वो रिन्यूएबल होगी, यानी कि ऐसी होगी जो प्राकृतिक स्रोतों से पाई गई, यानी कि कोयला या इस तरह की चीजें कम हो जाएंगी, पेट्रोल, कोयला, उनका असर जो है ऊर्जा में कम हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा जर्मनी में है। जर्मनी पर्यावरण को लेकर के सबसे आगे बढ़ा रहा है, यानी कि जो परिपक्व जो लोकतंत्र है, वहां लोग बैठ के बातचीत करके, महीनों बातचीत करके अंत में सरकार बनाते हैं इस तरह की, जो कि चल सके। और आपने देखा कि एंगेला मर्केल 16 बरस से यूरोप और एंगेला मर्केल का नाम करीब करीब एक जैसा हो गया था कि यहाँ की कोई भी नहीं थी, मर्केल के बिना चल नहीं सकती थी। और ये तब की वहां पे कोएलिशन पॉलिटिक्स थी, उनके वित्त मंत्री जो थे दूसरी सोशलिस्ट पार्टी के थे, और फिर भी लोकतंत्र में एक तरह से साथ साथ काम करने की बात जो है, उस पर उन लोगों ने एक ढांचा बनाया है, जिसमें लोगों को सड़क पे आके मारपीट नहीं करनी पड़ती, जिसमें दूसरी तरह के, दूसरे धर्म के, दूसरे कितना भी विरोध क्यों ना हो, उसके लिए किसी को सड़क पे जनता पीटती नहीं है। यानी वह गवर्नेंस है। लोग ऐसा करते हैं तो उसके खामियाजा काफी भरना पड़ता है, इस लोग ऐसा नहीं करते। उसके संदर्भ में आप भारत की डेमोक्रेसी को देखिए। आज प्रश्न ये है दुनिया भर में, ये नहीं कि भारत लोकतांत्रिक है, भारत कितना लोकतांत्रिक है, ये तो सभी कहते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भारत क्या वाकई लोकतांत्रिक बचा है। लेकिन अगर किसान आंदोलन 1 साल चला, उसे सरकार को अपनी बात मानने पे मजबूर किया, तो लगता है कि लोकतंत्र जिंदा है। लेकिन लोकतंत्र किस तरह जिंदा है, उसके लिए कितनी बड़ी सैक्रिफाइस करनी पड़ती है आपको अपनी आवाज सुनाने के लिए। ये भी एक अपने आप में पहचान होती है कि एक लोकतंत्र की, कि कैसे आम आदमी कम से कम कोशिश से अपनी आवाज रख सके, और सरकार जो उसके नाम पे बनाई जाती है, उसका एक ऐसा सॉल्यूशन निकाल सके, हल निकाल सके, जिससे कि किसी का नुकसान ना हो, नागरिक के अधिकारों की रक्षा हो, नागरिक को अपनी तरह पूरा फलने फूलने का पूरा मौका मिले। और अगर आपस में नागरिकों को कोई झगड़ा होता है, जो हमेशा होगा, हर समाज में होगा, तो उसको जो हल करने के तरीके हैं, वो ऐसे हों जिसपे किसी के ऊपर कोई भी गैर जरूरी दबाव ना पड़े, प्रताड़ना ना हो, हिंसा ना हो। ये सब जो है सरकार का काम है। सरकार जनता के नाम पे बनती है। आपने देखा जनता पार्टी तक बनाई गई, लेकिन पार्टी का नाम चाहे आम आदमी हो चाहे जनता पार्टी हो, उसमें फैसले करने वाले उसके नेता होते हैं। नेता कैसे फैसला करते हैं?
वो इसलिए कि उनको संतुलित करना पड़ता है, तमाम जो उनके आसपास के जो ताकतवर खेमे हैं उन सबको बांट के करना पड़ता है संतुलित। मैं जयप्रकाश नारायण जी की बात नहीं भूलता कि पहली बात, कभी भी अच्छे लोकतंत्र में चुनाव की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए, साफ सुथरी हो, उसमें पैसे का ज्यादा प्रभाव ना हो। अगर उस पर पैसे का प्रभाव होगा तो जिनके पास पैसा है वो उस पर अपना प्रभाव डालेंगे, उससे नाजायज फायदा उठाएंगे। जैसे तमाम लोग कहते हैं कि जो मौजूदा केंद्र की भाजपा सरकार है वो दरअसल अडानी की सरकार थी। अडानी ने एक मुख्यमंत्री को 13-14 साल तक पूरा इस तरह से फाइनेंस किया कि वो उनके साथ काम करते थे। उनका एक ही मान लीजिए लक्ष्य था कि कैसे अडानी को भारत का सबसे बड़ा और हो सके तो दुनिया में सबसे बड़ा पूंजीपति बनाया जाए। आपने सुना होगा 1-2 दिन पहले कि अब अडानी जो केंद्र में भाजपा सरकार के बनने तक, नई वाली 2014 वाली सरकार के बनने तक अंबानी से कहीं आधा भी नहीं थे, अब उनके आगे जा चुके हैं अपने नेटवर्थ की गणना में। यानी कि अब वो सबसे अमीर हैं एशिया भर में। जो अब तक ताज पहना था मुकेश अंबानी ने, अब पहनेंगे गौतम अडानी। सभी लोग कहते हैं कि गौतम अडानी ने जिसमें इन्वेस्ट किया वही अगर प्रधानमंत्री हो गया तो ऐसा हो रहा है। ये आपने देखा हो कई चैनल्स में, कार्टूनों में, हर जगह। उसमें कुछ ना कुछ, हर बात में कुछ ना कुछ सच होता है। कोई बात बिल्कुल गलत पे नहीं होती, बिल्कुल सही ना हो, वो भी है। जब ट्रंप सही हो सकते तो जाहिर है कि झूठ और सच का फर्क हमें रोज ढूंढना पड़ेगा, कहाँ क्या झूठ है क्या सच है। तो हमारी जो व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, उसमें कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा अधिकार है, जैसे अडानी के पास, अंबानी के पास। और हमारे आपके लिए जो है वो नागरिक को बराबरी देने के बजाय अपने आप में एक प्रताड़ना बन जाती है सरकार। जरा सा बात कहने के लिए भी तरह तरह के जो ढांचे बने हुए हैं वो काम नहीं करते। आपके पास जो जुडिशरी है वो हर मुद्दे को 30 साल लगा देती है। अगर आप जो गरीब आदमी पहुंचता है लोकल पुलिस स्टेशन पर, उसके पास डंडे के अलावा, डांट के अलावा कोई चारा होता नहीं जब तक कि उसके पास कोई बड़ा आदमी साथ में न जाए। और बड़ा आदमी कितना भी हो, एक छोटे छोटा पुलिस का आदमी जो, उसके पास अधिकार है कि वो उसके साथ किसी तरह से पेश आए। तो गवर्नेंस जो है हम देखते हैं इस स्तर पे कि एक आम नागरिक के साथ कैसे व्यवहार होगा। और खास करके जो अभी भी अविकसित देश है, जिससे भारत को मैं मानूंगा अविकसित देश इसलिए है कि 2% भले दुनिया का स्वाद ले रहे हैं, 98% के पास वो चीजें नहीं है। उस तरह से अविकसित है, बहुत अविकसित है। अगर हम 98% की बात करें, 2% कहेंगे कि आप गलत कह रहे हैं, भारत बहुत विकसित देश है। वो उसको मैं कहूंगा ये 2% पर्सपेक्टिव हुआ। जो 98% पर्सपेक्टिव है कि भारत अभी भी बहुत गरीब। इतना एक समझ लीजिए, जो अमेरिका की गरीबी रेखा है वो भारत की समृद्धि की रेखा है। अमेरिका की गरीबी की रेखा आज की तारीख में करीब है 20 लाख रुपए वार्षिक आमदनी। 20 लाख रुपए वार्षिक आमदनी भारत में समृद्धि की रेखा हो जाती है। जिनके पास इतने पैसे हैं, वो पढ़े लिखे हैं, वो IIT IIM जा चुके हैं, उसको उनकी तनख्वाह मिलती है, उनके पास 3 बेडरूम के 4 बेडरूम के घर होते हैं, उनके सपने अलग होते हैं, उनके पास गाड़ियां होती हैं। वो यहाँ की गरीबी रेखा है अमेरिका की। वो रेखा गरीबी की जो है वो यूरोप में भी उसी के आसपास की है। क्योंकि अच्छे लोकतंत्र में तरक्की का फायदा सबको मिलता है, और सबको मिलने के लिए सैकड़ों साल नहीं लगते। वो 5, 6, 10 साल में सभी लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें नए पैमाने ढूंढने पड़ेंगे लोकतंत्र के, कि कैसे लोकतंत्र को मजबूत बनाया जाए, संस्थाओं को मजबूत बनाया जाए। लोग कहते हैं कि अगर केंद्रीय जो बैंक है वो इंडिपेंडेंट है, वो अच्छे लोकतंत्र की निशानी है। अगर संस्थान इंडिपेंडेंट है, वो अच्छे लोकतंत्र की निशानी है। एक होता है कि सर्वसम्मति से बना लोकतंत्र, उसमें जो हमारे लोकतांत्रिक संस्थान है उनका उनकी भूमिका बढ़ जाती है। उनकी जो एक तरह से मान लीजिए उन पर जो प्रेशर जो होता है राजनीति का, वो थोड़ा कम पड़ता है। पार्टी चाहे जो भी हो, वो संस्थाएं चलती रहती हैं। उन संस्थाओं की अपनी एक संवैधानिक भूमिका होती है, उनका एक चार्टर होता है जो पॉलिटिकल पार्टी के आने से बदलता नहीं है, जब तक कि उस पर एक राष्ट्रीय एक सहमति न बन जाए। तो अब जो पिछले 7.5 साल में हुआ है, उसने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं कि भारत कितना लोकतांत्रिक है। किसान आंदोलन पे जो अभी सरकार की जो जो झुकी, उसके अलावा मुझे
लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं उनके बारे में अब कोई मैं आश्वस्त नहीं हुआ हूं कि हमने उनको मजबूत किया फिर 7.5 साल में। वो कमजोर हुई हैं। और यहाँ भी जब प्रधानमंत्री ने ये बात कही कि वो किसान आंदोलन के नाम पे, उनका नाम भी नहीं लिया आंदोलन को उन्होंने, कि जो 3 जो फार्म लॉज थे उनको रिपील करेंगे, उस पे प्रधानमंत्री ने सीधे हुक्म दे दिया। उस पर कितना कैबिनेट कंसल्टेशन शुरू में हुआ उसका पता नहीं है, उस पर कितनी बातचीत हो रही है उसका अंदाज नहीं है। ये इस तरह से कहिए, हमें भूलना नहीं चाहिए कि अधिनायकवाद की जो आज की शुरुआत है पिछले 75-100 सालों में, वो कहीं डेमोक्रेसी से होती है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का आनंद करके होती है। इसलिए हमें हमेशा सचेत रहना पड़ेगा। और एक परिपक्व लोकतंत्र बनने के लिए जो तमाम जिन देशों ने इससे फायदा उठाया है, आम नागरिक को फायदा दिया है, वो खास की यूरोप में, उनसे कुछ सबक हमें सीखने पड़ेंगे। इस बात के साथ देश प्रदेश की अगली पायदान तक आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार।